दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टूर में। और आज हम लोग शुरू करेंगे रैंकर सीरीज नंबर 42। तो दोस्तों ये जीपैट और नाइपर स्टूडेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे लिया है। और केमिस्ट्री दोस्तों ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन की जगह हमें एमसीक्यूज करना चाहिए, जिससे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू हमें वहाँ पे ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों अपना आज का रैंकर सीरीज देख लेते हैं। जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे एम से जो आपके क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा आपको समय दूंगा, फिर आप अपने मन में सोच लीजिएगा क्या राइट आंसर है, फिर मैं उसका राइट आंसर भी आपको बता दूंगा। इस तरह जिनका ये कहना है कि टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज़्यादा नहीं अवेलेबल है मार्केट में, तो एक तरह से आप अपना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हैं। और हम लोग टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी ला रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों जितनी भी रैंकर सीरीज है वो करना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जांपल पाउडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड स्टार्टिंग मटेरियल्स directly react with each other in the solid state. What is the range of temperature usually required for the solids to react together in Celsius? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है कि सॉलिड को रिएक्शन के लिए कौन सा टेम्परेचर वहाँ पे चाहिए रहता है, और ये टेम्परेचर सेल्सियस में आपके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि पाउडर होता है, तो वो सब के रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1000 to 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सॉलिड स्टेट रिएक्शंस, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो आपको बताना है मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉलिड स्टेट रिएक्शंस। And the options are size of the particles, mechanical properties of solids, thermodynamic and kinetic factors या environmental factors। जो बच्चे नए हैं दोस्तों मैं उनको बता देता हूँ कि ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा वहाँ पे पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर सॉलिड स्टेट रिएक्शन वो है थर्मोडायनामिक और काइनेटिक फैक्टर। तो दोस्तों जो काइनेटिक फैक्टर है वो आप जानते ही होंगे कि रेट डिटरमाइन करता है, और जो थर्मोडायनामिक फैक्टर होते हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि आपका जो चेंज होता है फ्री एनर्जी, और किसी भी रिएक्शन में चेंज इन फ्री एनर्जी, तो उसको वहाँ पे वो लोग निकालते हैं, मतलब आंकते हैं। तो इस तरह से थर्मोडायनामिक और काइनेटिक फैक्टर दोनों ही मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सॉलिड स्टेट रिएक्शन। Question number 3. In the solid state reaction, which mechanism describe the reaction between MgO and Al2O3 for the formation of magnesium aluminium oxide? तो आपको बताना है कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म डिस्क्राइब करता है रिएक्शन बिटवीन MgO एंड एल्यूमिनियम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पे आपके रिएक्शन दिए गए हैं मैनेज रिएक्शन, एरोमिक आयन मैकेनिज्म, वैगनर मैकेनिज्म और विटिंग रिएक्शन। तो दोस्तों एक तरह से एग्जामिनर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है, जो जिसमें आपका रिएक्शन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, और जो रिजल्ट बनता है वो होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो दोस्तों ये होता है आपका वैगनर मैकेनिज्म के द्वारा। तो दोस्तों इन द सॉलिड स्टेट रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड फेरिक oxide reacts to form magnesium ferric oxide MgFe2O4, it is clear found that the interfaces moved in the ratio of 1:2.7 close to the ideal value 1:3. This can be described by which of the following mechanisms in which the movement of the interfaces is used as a marker. तो दोस्तों ये किस मैकेनिज्म या रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे हो रहा है कि आपका जो सॉलिड स्टेट का रिएक्शन है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के बीच में आपका रिएक्शन होता है तो MgFe2O4 का फॉर्मेशन होता है। तो इट इज क्लियर फाउंड दैट द इंटरफेस मूव्ड इन द, तो जो रेशियो होता है वो आपका 1:2.7 होता है, मतलब कि जो एक आइडियल वैल्यू है 1:3 की वो। तो कौन सा वो रिएक्शन है या मैकेनिज्म।
और इसका राइट आंसर है दोस्तों किर्कडल इफेक्ट से होता है। The appropriate relation between the surface area of any solid with that of the particle size can be stated as। तो आपको बताना है कि जो appropriate relation होता है surface area of any solid with the particle size, मतलब surface area और particle size के बीच में relation आपको बताना है। और आपका ऑप्शन है surface area of any solid increases with increase in particle size, surface area of any solid is always equal to the particle size, surface area of any solid increases with decrease in particle size, the surface area of any solid doesn't depend at all on the particle size। इसका राइट आंसर दोस्तों जो रिलेशनशिप है वो है कि सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा वैसे आपको सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। The crystallization of melts is a valuable method for which of the following number of crystals, single, double, triple या polycrystal, जहाँ पे more than 3 होते हैं तो उसको हम लोग polycrystal कहते हैं। पॉलीक्रिस्टल मेनली होता है दोस्तों कि 2 से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल दिया है और पॉलीक्रिस्टल मीन्स आपका 3 से ज़्यादा। Crystallization of melts is a valuable method for which of the following number of crystal। इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉर सिंगल। Lithium disilicate can be called which of the following materials, glass ceramic, metal organic, melts या metal inorganic। इसका राइट आंसर दोस्तों ग्लास सिरेमिक। Question number 8, which method is used for the purification of certain metals which uses metal and iodine to form a gaseous iodide? Van Erkel method, zone refining, electrolysis या distillation। आपको बताना है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स विच यूजेस मेटल एंड आयोडीन टू फॉर्म अ गैसेस आयोडाइड। इसका राइट आंसर दोस्तों वैन एर्कल मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स टू स्टेजेस दैट मे यूजुअली बी आइडेंटिफाइड आर nucleation of the product and its subsequent growth, which is nucleation facilitated। When is nucleation facilitated? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्टिविटी ऑफ सॉलिड टू स्टेजेस दैट मे यूजुअली बी आइडेंटिफाइड आर न्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स सब्सिक्वेंट ग्रोथ। तो आपको बताना है कि कब न्यूक्लिएशन होता है। व्हेन देयर इज ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन द प्रोडक्ट्स, व्हेन देयर इज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी बिटवीन द रिएक्टेंट्स, when there is a structural dissimilarity between the product and the reactant, when there is a structural similarity between the product and the reactant। तो दोस्तों न्यूक्लिएशन प्रोसेस कब फैसिलेशन होता है, कहने का मतलब कि उसके प्रोसेस होने का मतलब कि वो एक तरह से बढ़ावा जिसको आप कहते हो उसका फैसिलेशन होता है वहाँ पे, तो वो कब होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों when there is structural similarity between the product and reactant। तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में आपका स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है तो न्यूक्लिएशन को वो वहाँ पे बढ़ाता है, फेवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोपोटैक्टिक रिएक्शन एंड एपिटैक्टिक रिएक्शन। तो आपको बताना है रिलेशन क्या है बिटवीन टोपोटैक्टिक रिएक्शन और एपिटैक्टिक रिएक्शन के बीच में। और आपके ऑप्शन है टोपोटैक्टिक रिएक्शंस आर लेस स्पेसिफिक देन एपिटैक्टिक रिएक्शंस, topotactic reactions are equally specific than epitactic reactions, topotactic reactions are more specific than epitactic reactions या can't be related to epitactic reactions। इसका राइट आंसर है दोस्तों are topotactic reactions are more specific than epitactic reactions। Question number 11, an elegant variation of Van Erkel purification method is to transport two substances in same direction along the temperature gradient, opposite direction along the temperature gradient, same direction along the concentration gradient या opposite direction along the concentration gradient। तो दोस्तों अभी आपने देखा था वैन एर्कल प्यूरिफिकेशन में जहाँ पे गैसेस आयोडीन बन रही थी पिछले क्वेश्चन में, तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है
कि ये जो टू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मतलब सेम डायरेक्शन होता है अलोंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट, अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट, सेम डायरेक्शन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है इनको सिंपली आप नोट डाउन करते जाओगे तो भी आप देखोगे दोस्तों कि 1000 से 1500 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, और जीपैट वाले बच्चों के पास तो दोस्तों 4000 से 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन में से दोस्तों आपके सिलेबस में भी आना है, साथ ही साथ जो थ्योरी स्टडी मटेरियल है उसको भी आप लेके पढ़ते रहोगे, टेस्ट सीरीज भी लगाते रहोगे, तो फिर आपकी रैंक वहाँ बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि एलिगेंट वेरिएशन ऑफ वैन एरिकल प्यूरिफिकेशन मेथड इज टू ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस इन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रांसपोर्ट टू सब्सटेंस इन अपोजिट डायरेक्शन along the temperature gradient. Question number 12, during the preparation of Ca2SNO4, CO and SNO2 react slowly according to the equation. ठीक है, तो ये इक्वेशन है, thus in the presence of CO the reaction may be greatly. तो आपको बताना है स्पीडेड अप हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, अफेक्टेड बट स्पीड रिमेन्स द सेम या अनअफेक्टेड रहता है। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड what is the reaction rate at which aluminium and sulfur react together at 800 degrees centigrade? React very slowly, react rapidly, reacts and reaches equilibrium या doesn't react? दोस्तों आपको बताना है कि एल्यूमिनियम सल्फाइड का जो प्रिपरेशन होता है तो उसका रिएक्शन रेट जब एल्यूमिनियम सल्फर एक साथ रिएक्ट करते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड में तो वो क्या होता है। दोस्तों they react very slowly. Now question number 14, what will be the product formation when metallic niobium and silica are heated under vacuum at 1100 degree centigrade? तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है जो मेटेलिक नायोबियम सिलिका और SiO2 are heated under vacuum at 1100 degree centigrade. तो मेटेलिक नायोबियम और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब हीट किए जाते हैं अंडर वैक्यूम एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या प्रोडक्ट बनता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वहां पे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ गैसेस एंड सॉलिड्स। गैसेस रिएक्ट स्लोअर देन द सॉलिड, गैसेस रिएक्ट फास्टर देन द सॉलिड, गैसेस डू नॉट रिएक्ट एट ऑल व्हाइल सॉलिड रिएक्ट फास्टर, बोथ गैसेस एंड सॉलिड रिएक्ट्स एट अ सेम रेट। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि gases react faster than the solids. Now question number 16, in which of the following process extra atoms or ions are inserted into the crystal structure? Ion exchange method, intercalation, electrophoresis या crystallization? तो दोस्तों ये नाइपर एग्जामिनेशन और जीपैट एग्जामिनेशन दोनों ही बहुत इजी है और मैं बिल्कुल आपको साफ तरीके से बता रहा हूँ और मैं इसलिए बंदा सही हूँ ये चीज़ बताने के लिए क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैंने क्वालिफाई की है 2 बार की है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों बहुत आसान है। मैं भी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट था जो कि लास्ट के 2-3 महीने ही मैं वहाँ पे पढ़ पाया सेमेस्टर की वजह से, लेकिन फिर भी अच्छी रैंक वहाँ पे हासिल की। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप एक स्मार्ट वे में पढ़ाई करोगे तो ये ईजी है आपके लिए, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपना समय बर्बाद करोगे और कोशिश ये करोगे कि हम पूरा सिलेबस पढ़ जाएं तो वो चीज़ बिल्कुल फेवरेबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी है। आपको क्वेश्चन पेपर उठा के ये देखना पड़ेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और वो टॉपिक आपको करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जीपैट के जो स्टूडेंट हैं दोस्तों मैं उनको पहले बता दूँ कि अभी आपका एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी में होना है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि पूरे सिलेबस में नहीं जाना होता है। ठीक है, आपको जो मेन जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि इवन टॉपर के भी 300 नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 300 तक अपने आप को सीमित रखो, लेकिन आपको ये चीज़ विजुलाइज करनी पड़ेगी कि आपको वहाँ पे फर्स्ट रैंक पानी है। ठीक है, वहाँ पे आप फर्स्ट रैंक के तो ऊपर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रैंक पानी है तो उसके लिए आपको
पहले का जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा के देखना चाहिए 2-3 साल के पेपर कि वहाँ पे कैसे पैटर्न आया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, इसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जिनको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए दोस्तों, जिनको अभी प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि ये स्टडी मटेरियल बहुतों के काम आया है, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और सारे ही एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। इस चैनल में जितने भी हैं दोस्तों सारे एवरेज स्टूडेंट ही हैं। यहाँ पे कोई बहुत टैलेंटेड बच्चे ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सारे एवरेज हैं, सारे मुझसे बात करते हैं। और दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्लास में फर्स्ट आते हो सेकंड आते हो, अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप ब्राइट स्टूडेंट माने जाओगे इन कंपैरिजन टू दैट कैंडिडेट विच हैव बीन कमिंग फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द लास्ट 4 ईयर। तो उससे कोई भी मतलब नहीं है आपका, आपको सिंपली जीपैट क्वालिफाई करना है। उसी तरह दोस्तों जो नाइपर के स्टूडेंट हैं, मैं बहुत जल्दी आपको स्ट्रेटजी ला रहा हूँ, क्योंकि 60-40 की स्ट्रेटजी सही में एक अच्छी स्ट्रेटजी है और इससे बहुत बच्चों को वहाँ पे आप प्रॉफिट पहुँचा है। लेकिन नाइपर के लिए थोड़ा सा आपको ट्रेंड से हटना पड़ेगा, क्योंकि इसका कट ऑफ वगैरह देख के आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो वो वीडियो हम जल्दी लाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सारी चीज़ें आप वहाँ पे जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लीजिए। जल्दी हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया इन विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस एक्स्ट्रा एटम्स और आयंस आर इंसर्टेड इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसका राइट आंसर है दोस्तों इंटरकलेशन। Question number 17. In order for a crystal to undergo intercalation or ion exchange method, which is the most important characteristics that it must possess for this? Degree of ionization, degree of evaporation, degree of crystallization, या degree of structural openness? इसका राइट आंसर है दोस्तों डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ओपनेस। Question number 18. In order for a crystal to undergo intercalation or ion exchange method, which is the most important characteristics that it must possess for this? Degree of ionization, evaporation, crystallization या structural openness? तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। हम लोग क्वेश्चन 19 में मूव करते हैं। Which of the following can act as a host crystal during the process of intercalation? तो आपको बताना है कि कौन सा host crystal एक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकलेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट? तो आपको यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें ग्रेफाइट है। दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रेफाइट क्या होता है कि उसमें प्लेनर प्रॉपर्टी होती है, उसमें प्लेनर रिंग होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्लेनर रिंग इसमें है, तो इसलिए दोस्तों ये है स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 21. In which of the following manner the carbon layers are arranged in the graphite structure? तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में किस मैनर में कार्बन लेयर्स अरेंज होती है वो आपको बताना है। और इसका राइट आंसर दोस्तों कि जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है तो वो हमेशा 2 लेयर एक रिपीटेड मॉडल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 2 लेयर रिपीटेड मॉडल यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। 22nd. Which of the following statement is true for the thermal and electrical conductivity of graphite structure? It has a high thermal but low electric conductivity. It has a high thermal and high electric conductivity, low thermal and high electric conductivity, या low thermal and low electric conductivity। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर द थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। और इसका राइट आंसर दोस्तों इट हैज हाई थर्मल एंड हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। Question number 23. In electrochemical reduction method, one of the species present in the melt constituents during electrolysis undergoes reduction, methylation, carboxylation या hydrolysis? इसका राइट आंसर है दोस्तों reduction. Question number 24. Which of the following is the main component required to carry out the process of electrolysis?
एसी करंट, मेटल वेसल, वायर्स या डीसी करंट। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को कैरी करने के लिए यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेन कंपोनेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है? एसी करंट, मेटल वेसल, वायर्स या डीसी करंट। और इसका राइट आंसर है दोस्तों DC current. The question number 25. During electrochemical reduction method, the melt constituents are composed of which of the following materials? Non-metal oxide, alkylate nitride, sulfide, या metal nitride, non-metal halide carbide, non-metal sulfide, alkali carbide या nitride, या metal oxide, alkali borate और alkali halide। इसका राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन मेथड में आपका मेटल ऑक्साइड, एल्कली बोरेट और एल्कली हैलाइड का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा रैंकर सीरीज नंबर 42 और इसके बाद की भी सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे। उसके लिए सिंपली ये जो बेल आइकन है उसको जरूर वहाँ पे क्लिक करिएगा। और दोस्तों जो अभी तक की सीरीज हो गई है वो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे सारे लिंक दिए हुए हैं। आप सिंपली नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए और रैंकर सीरीज 1 से लेके सारी सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इनको सिंपली दोस्तों पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और ये जब एग्जामिनेशन के जस्ट 1-2 दिन पहले इनको रिवीजन करके जाएंगे तो इसमें बहुत से क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।